देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर। यस मैम। हाँ मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सो देखो हम लोग कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कर रहे थे उसमें 3 क्वेश्चन बाकी है, देखते हैं कितना सारा पॉसिबल होगा करना। ठीक है, 10th वाला थोड़ा देखने में बड़ा है लेकिन आंसर उतना बड़ा होगा नहीं। ठीक है, आई होप कि कंप्लीट हो जाएगा, देखते हैं। गुड है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निशेस बाय अल्फा लिमिटेड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। सिर्फ बैलेंस शीट बनाने बोला है तो थोड़ा तो छोटा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग को 31 मार्च 2001 का बनाने बोला है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल में जाएगा, मतलब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंडर। पॉलिसी एरियर उससे लेस हो जाएगा। लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर ये सभी पीपी का पार्ट होगा। ठीक है, जनरल रिजर्व रिजर्व सरप्लस में जाएगा। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये हम लोग का लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा। इन्वेंट्री जो दिया हुआ है ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, मतलब जिसको बैलेंस शीट में सिर्फ इन्वेंट्री लिखते हैं वो वहां जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल का अपना ट्रेड रिसीवेबल नाम का हेड ही होता है तो वहां पर चला जाएगा ट्रेड रिसीवेबल भूल के। उसके बाद देखो शॉर्ट टर्म एडवांसेस, शॉर्ट टर्म एडवांसेस जो है लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस बोल के वहां पर जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये रिजर्व सरप्लस में जाएगा। कैश इन हैंड कैश एट बैंक ये हम लोग का जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अनसिक्योर्ड लोन लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंडर दो पार्ट करेंगे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। तो अनसिक्योर्ड का अपना अलग से दिखाना पड़ेगा। ट्रेड पेबल का अपना हेडिंग जो है वहां चला जाएगा। लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी तो ये भी हमें दिखाना पड़ेगा। लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी ये हम लोग दिखाएंगे 2 लाख रुपीज का। ये हमें कहाँ दिखाना चाहिए? हम लोग दिखाएंगे, ये भी बोरिंग में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, लोन है तो बोरिंग में दिखाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ इंफॉर्मेशन दिया है जिसमें जो भी डिस्क्लोज करना है डिस्क्लोज, जैसे कि 10,000 इक्विटी शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो इस चीज को हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितना कैश के बिना जो है हम लोगों ने शेयर इशू कर रखा है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल में मोर देन ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स बोला है तो 6 मंथ से ज्यादा के लिए अगर ड्यू होता है तो उसे अलग से लिखना पड़ता है और कुछ नहीं, डिस्क्लोज करना जिसे बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट दे दिया है और बैलेंस शीट में भी मतलब सॉरी ट्रायल बैलेंस में भी हमें एसेट का वैल्यू दिया था तो देखना पड़ेगा। यहाँ कॉस्ट है तो वहां नेट वैल्यू होगा तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन मिलेगा, जबकि जरूरत है नहीं उस हिसाब से क्योंकि डेप्रिसिएशन जो पीएल में हम लोग लिखते हैं वो तो ऑलरेडी हमें बनाने के लिए मना कर रखा है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल तो बनाना है नहीं। फिर भी फॉर्मेट दिखा देंगे, मतलब फॉर्मेट बोलने से कि ये डिफरेंसेस कैसे लिखेंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है जो बैलेंस ऑफ 7,15,000 लोन अकाउंट विद स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 37,500 फॉर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। मतलब ये जो लोन का अमाउंट है 7,50,000 उसमें 37,500 इंटरेस्ट का एक्रूड अमाउंट इंक्लूडेड है तो वो हमें लेस करके दिखाना पड़ेगा। सिर्फ लोन का अमाउंट दिखाएंगे और 37,500 जो है वो अदर करेंट लाइबिलिटी बोल के दिखाना पड़ेगा कि हम लोगों ने इंटरेस्ट एक्रू तो हुआ है बट ड्यू नहीं हुआ है। ठीक है, फिर लोन सिक्योर्ड कैसा है बोल रहे हैं हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दो हेड होगा उसमें सिक्योर्ड में लिखना पड़ेगा सिक्योर्ड बाय प्लांट एंड मशीनरी। बैलेंस बैंक में जो है उसमें 10,000 ओमेगा बैंक लिमिटेड से है जो कि शेड्यूल बैंक नहीं है तो कौन सा शेड्यूल बैंक से है कौन सा शेड्यूल बैंक से नहीं है वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज के लिए ही दिख रहा है। कुछ मतलब उसका ट्रांजैक्ट एडजस्टमेंट नहीं होगा, जैसे नॉर्मली क्या होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन दो जगह एडजस्ट होता है ना तो उसका जरूरत यहाँ नहीं पड़ रहा है। तो ये मैक्सिमम डिस्क्लोज है। फर्स्ट वाला भी डिस्क्लोजर है, सेकंड वाला भी डिस्क्लोजर है, थर्ड वाला प्लस माइनस करके दिखाएंगे, फोर्थ वाला भी डिस्क्लोजर है, फिफ्थ वाला भी डिस्क्लोजर है। ये सिक्स्थ वाला देखते हैं। ट्रांसफर 20,000 टू जनरल रिजर्व इज प्रोपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला हुआ है कि जनरल रिजर्व से 20,000 हमें ट्रांसफर करना है। तो जनरल रिजर्व से अगर 20,000 ट्रांसफर करना है तो कहां से लेंगे? जनरल रिजर्व से वो अमाउंट हमें सॉरी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बोला है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो कहां से लेना पड़ेगा? प्रॉफिट से। प्रॉफिट से 20,000 ड्रॉ करके जनरल रिजर्व में डालना पड़ेगा।
फिर यहाँ पर बोल रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड 5% ऑन द पेड अप कैपिटल ऑन 2 अप्रैल। ऐसा पॉइंट हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन में देखा है 2 अप्रैल 2001, जबकि ये बैलेंस शीट हम लोग का कंप्लीट होने वाला है 31 मार्च 2001। तो ये इस बैलेंस शीट का पार्ट होगा नहीं। तो एक क्वेश्चन में ना मैंने लिखवाया था नोट की ये वाला हमें क्यों नहीं ट्रीट करना है। तो हर क्वेश्चन में अगर ऐसे आए तो तुम लोग को नोट जरूर लिखना है कि 6th नंबर वाला पॉइंट हम लोग, सॉरी 7th नंबर वाला पॉइंट हम लोग क्यों नहीं डील कर रहे हैं, तो उसका नोट लगा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो इसमें तो हम लोग को सिर्फ बैलेंस शीट बनाने बोला है, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर लिखेंगे कंपनी का नाम है अल्फा लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2001। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसके अंदर आएगा शेयर होल्डर्स फंड। हम सब शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने किया हुआ है इतना बार, इस वजह से। फिर शेयर कैपिटल, फिर आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि बोरिंग तो था और कोई लॉन्ग टर्म आइटम हम लोगों ने देखा नहीं। ठीक है, मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी में और कुछ हम लोगों को नहीं मिला। करेंट लाइबिलिटी में काफी सारा चीज था, जैसे कि ट्रेड पेबल था, ट्रेड पेबल, इसको भी शॉर्ट में लिखते हैं, इतना बड़ा लिख के क्या ट्रेड पेबल। ठीक है, एग्जाम में तुम लोग को लेकिन पूरा लिखना है ट्रेड पेबल। और उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमें जो है टैक्स का प्रोविजन दिखा। ठीक है, और एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग था। और हो जाएगा अदर करेंट लाइबिलिटीज। अदर करेंट लाइबिलिटीज में क्या था हम बताते हैं। अदर करेंट लाइबिलिटीज में हम लोग का वो जो इंटरेस्ट ड्यू वाला था ना, चलिए ये थोड़ा लिख देते हैं ये पॉइंट, ये तो किसी किसी को नहीं समझ में आए। तो अदर करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्योंकि ज्यादा यूज नहीं हुआ है ये लास्ट का 3 पॉइंट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसके बाद एसेट, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तुम लोग को याद करना है, मतलब देख के समझ लेना है, तभी जाके तुम लोग भी ऐसे लिख पाओगे कि हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है और क्या नहीं। तो सबसे पहले नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट में आ जाएगा पीपीई। पीपीई तो था बिल्डिंग लैंड, क्या 3-4 आइटम था हम लोगों ने देखा, फर्नीचर फिक्सचर वगैरह था। फिर आ जाएगा करेंट एसेट। करेंट एसेट में सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल था, इन्वेंट्रीज था, क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज था, ट्रेड रिसीवेबल था, ट्रेड रिसीवेबल था, और एक शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस था। ठीक है, इस क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, लोन्स एंड एडवांसेस, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो अब ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर फिनिश, थोड़ा नीचे होकर। इसके बाद हम लोग नोट्स लिखेंगे, नोट्स नंबर 1। नोट नंबर 1 जैसे हम लोग बनाते वैसे जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले अवेलेबल होगा उसके हिसाब से बनाएंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले आ जाएगा शेयर कैपिटल, ठीक है। तो शेयर कैपिटल का नोट्स बनाना पड़ेगा। बनाओ शेयर कैपिटल का नोट्स। यहाँ पर लिखेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ भी मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा ताकि हम लोग कंप्लीट कर पाए जल्दी से जल्दी। इसके बाद आ जाएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि अगर प्रेफरेंस हुआ तो उसका अलग से लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके नीचे लिखेंगे इशूड, क्योंकि ऑथराइज तो नहीं दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। अगर ऑथराइज हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, इसी को ऑथराइज लिख देना पड़ेगा। ये देखो यही ऑथराइज हो जाएगा। अगर हमें नहीं दिया हुआ है अलग से ऑथराइज कितना है, तो यही वाला हो जाएगा ऑथराइज शेयर कैपिटल। ये वाला लिखना पड़ेगा 50 लाख 100 करके, मतलब ये हो जाएगा हम लोग का 50,000 शेयर। ऑथराइज शेयर कैपिटल 50,000, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। जब कुछ ना दिया हुआ रहे तो यही हम लोग मैक्सिमम लिमिट मान के लिख सकते हैं। तो अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा 50,000 और 2 जीरो, ठीक है। ये ऑथराइज हो गया। ऑथराइज के बाद आ जाएगा इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। क्योंकि हमारे पास अलग अलग इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग सभी को वही मान के लिख सकते हैं। तो जितना इशूड उतना सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप। पेड अप यहाँ पर जो है लेस करेंगे ना कॉल सीनियर, उसके बाद पेड अप लिख देंगे। तो कॉल्ड अप यहाँ पे चाहो तो हेडिंग कर सकते हो, एंड पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। ये S/C शेयर कैपिटल के लिए लिख रहे हैं। अभी तुम लोग भी चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन एक चीज जरूर याद रखो, हाथ में स्पीड जो है होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में फिर नहीं लिख के आ पाओगे। ये सब लिखना लेकिन अलाउड नहीं, हम बार बार बोलते हैं, क्योंकि बहुत से मैंने देखा है कि ऐसा ऐसा होता है कि क्योंकि हम लिखते हैं तो मतलब फिर स्टूडेंट जो एग्जाम के बाद बोलते हैं हम लोग भी लिख के आ गए, लेकिन हम बार बार इसलिए मना करते हैं, ये लिखना अलाउड नहीं है। 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो ये हो जाएगा 50 लाख। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कितना, अदर देन कंसिडरेशन, अदर देन कैश है। नीचे इंफॉर्मेशन था तो उसका ध्यान रखना है हमें। ये देखो 10,000, ये एग्जाम में कैसे करोगे, इस पे तुम लोग लगा दोगे एक पॉइंट, ठीक है ऐसा। तो इसका मतलब इस पे कोई इंफॉर्मेशन है तो फिर नीचे जाएंगे, या फिर .1 दे सकते हो, क्योंकि फर्स्ट इन, क्योंकि ऐसा तो तुम लोग किए होगे फाइनल अकाउंट्स में। फिर भी हम बता रहे हैं, ये .1 दे दिया, उसके आगे तो समझ में आएगा कि इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो लिखना पड़ेगा 10,000 इक्विटी शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आउट ऑफ द एबव 10,000 इक्विटी शेयर्स are issued for consideration other than cash। ये नहीं लिखने से नंबर कटेगा, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी चीज डिस्क्लोज होने चाहिए, क्योंकि ये आउटसाइडर के यूज के लिए होता है ना, इसीलिए। कॉल्स इन एरियर, अब क्वेश्चन में मैं दिया था कितना कॉल्स इन एरियर है। तो कॉल्स इन एरियर हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ स्टार्टिंग में जाएंगे। कॉल्स इन एरियर हम लोग का है 5,000। एडमिट ही नहीं होगा। मैम 5,000, ठीक है। ये कॉल्सिन एरियर हम लोग को गिवन था, ठीक है। तो कॉल्सिन एरियर 5,000 लेस कर देते हैं, लेस करने से देखते हैं कितना है। लेस करने से आ जाएगा 49,95,000। 49,95,000, ये नोट नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट नोट हम लोग का किस चीज का बनेगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी और फर्नीचर। तो अच्छा है लाइन बाय लाइन दिया हुआ है तो हमारे लिए नोट बनाने में आसानी हो जाता है। तो पीपी का नोट बनाएंगे। नोट नंबर 2 हम लोग का बनेगा पीपीई का। तो नोट नंबर 2, ठीक है।
पीपीई, अब पीपीई का भी ना इंफॉर्मेशन था, तो तुम लोग अगर पॉइंट आउट कर लोगे तो आराम से उस इंफॉर्मेशन को वहां से लिख सकते हो, ठीक है। तो पीपीई का क्या इंफॉर्मेशन था, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं लैंड बिल्डिंग था, उसके बाद था प्लांट एंड मशीनरी, और एक था फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर, तो लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। अब नीचे भी एक वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को, और यहाँ ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। देखते हैं दोनों में फर्क क्या है। ये कॉस्ट में दिया हुआ है, देखो बिल्डिंग बोला है 30 लाख का, मतलब बिफोर डिप्रिशिएशन, क्योंकि लैंड पे डिप्रिशिएशन नहीं होता है, लेकिन जब लैंड बिल्डिंग दिया हुआ है तो डिप्रिशिएशन लगता है, बिकॉज लैंड विथ बिल्डिंग परचेज है, ठीक है। मतलब लैंड के साथ, लैंड का वैल्यू बाइफरकेट नहीं कर पाया होगा, इस वजह से लैंड और बिल्डिंग दोनों लिख के डेप्रिशिएट कर रहा है। तो फिर देखो 27,50,000, मतलब ये जो गिवन है हमें, ये नेट अमाउंट गिवन है। Good afternoon, ma'am. ग्रॉस अमाउंट, और यहाँ पर डिप्रिशिएशन और नेट अमाउंट। तो अब क्वेश्चन में जाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 27,50,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 27,50,000, ये नेट अमाउंट है, क्योंकि मैंने पहले ही तुम लोग को एक बार नीचे इंफॉर्मेशन में दिखा दिया कि वो अमाउंट ज्यादा है, तो ये डिप्रिशिएट होने के बाद 26,25,000 और 2,50,000, 26,25,000 और 2,50,000, ठीक है। हम लोग को तो बैलेंस शीट में डेटा लिखना है, बेसिकली हमें ये अमाउंट से ही काम हो जाएगा, बट क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो उसको हमें यूज करके दिखाना पड़ेगा कि वो कैसे लिखना है। तो यहाँ पर ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ जब हम लोग लैंड बिल्डिंग पे पॉइंट आउट करेंगे, वहां पॉइंट नंबर 3 दे देंगे, तो पता चल जाएगा कि यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन जो है पिक करना है, तो ये भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो देखो 30,000, 35 और 3,12,000, 30 लाख, 35 लाख और 3,12,000, तो 30 लाख और 35 लाख और 3,12,500 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन कितना आएगा, बैलेंस करने से पता चल जाएगा। 30 लाख का चीज अगर 27,50,000 हो चुका है, मतलब 2,50,000। 35 लाख का चीज अगर 26,25,000 हो चुका है, तो डिप्रिशिएशन लग चुका है 8,75,000। तुम लोग माइनस करके देख लो, 3,12,500 और 2,50,000, तो डिफरेंस हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर कितना आएगा, ये वाला 3,12,500 माइनस 2,50,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 62,500। अच्छा, अब यहाँ पर टोटल करते हैं, ये पीपी का 27,50,000 प्लस 26,25,000 प्लस 2,50,000, ठीक है। तो ये आ गया 56,25,000। तो ये हम लोग का जो है, ये सिर्फ डिस्क्लोजर पार्ट नहीं है। देखो अगर हमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने के लिए बोला जाता है, तो ये जो डेप्रिशिएशन का टोटल है वो डेप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में चला जाता है, ठीक है। और ये जो नेट अमाउंट है, ये तो अभी भी हम लोग पीपीई में ट्रांसफर करेंगे, तो इसका 2 बार जो है इसका एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये कोई सिर्फ डिस्क्लोजर नहीं है कि सिर्फ डिस्क्लोज कर दिया, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर नहीं बनाने बोला है स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो ये सिर्फ ऐसे ही रह जाएगा। अदरवाइज ये डेप्रिशिएशन का टोटल डेप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन बोल के चला जाता। फिर नोट नंबर 3 देखते हैं वो किस चीज का बनेगा। तो नोट नंबर 3 बनेगा हम लोग का जनरल रिजर्व दिया हुआ है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस का बनेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें हम लोग का बनेगा जनरल रिजर्व, ये क्वेश्चन में गिवन है, मतलब ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है जनरल रिजर्व 10,50,000, और जनरल रिजर्व पे भी हम लोग के पास एक इंफॉर्मेशन था, बोला था कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000। ये देखो जब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो पॉइंट नंबर 6 को हम लोग वहां लिख सकते हैं कि 6 नंबर पॉइंट में इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है, बोला है कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है 20,000, तो ऐड कर देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कहां से ट्रांसफर होगा, ऑलवेज पीएल से होगा, ठीक है।
तो 10,000 ट्रांसफर हो जाएगा। 10 बोला है कि 20 बोला है? 20 बोला है, ठीक है। 20,000 हम लोग का ट्रांसफर हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 10 लाख से 60,000, ठीक है। नहीं सॉरी 60 10 लाख 70,000 जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जगह रख देना है, क्योंकि जनरल रिजर्व में हम लोग का पीएल वगैरह भी आएगा, तो थोड़ा सा जगह रख देना है। इसको हम लोग अभी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीएल आइटम है करंट ईयर का पीएल, प्रीवियस ईयर का पीएल, और पीएल से जनरल रिजर्व जब जाएगा वो भी हमें माइनस करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके लिए थोड़ा सा 2-3 लाइन जगह छोड़ के फिर नोट नंबर 4 में जाएंगे हम लोग। नोट नंबर 4, तो नोट नंबर 4 किस चीज का बनेगा देखते हैं। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो लोन यानी कि लॉन्ग टर्म बोरिंग। जब कुछ नहीं बोला है तो फिर हमें लॉन्ग टर्म ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब लोन का दो पार्ट था, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, ठीक है। तो पहले ऊपर हेडिंग करेंगे सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड लोन कौन सा है पढ़ के देखते हैं फिर से एक बार। ये तो बोला है सिर्फ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से 7,50,000 का लोन है। अब इसके रिगार्डिंग डिटेल्स पता करने के लिए इंफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा। बोल रहा है कि जो 7,50,000 लोन अकाउंट में दिख रहा है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में, उसमें पहला बात है 37,500 इंटरेस्ट का इंक्लूडेड है, वो हम लोग लेस करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो ड्यू नहीं हुआ है बट एक्रू हो चुका है। तो वो अमाउंट हम लोग को कहाँ दिखाना पड़ेगा, वो हम लोग अदर करेंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। एक्रू हुआ है, ड्यू नहीं होने का मतलब होता है, जैसे मान लो कि लोन का जो इंटरेस्ट है उसको पे करना है, मान लो वो 1 अगस्त से स्टार्ट होता है फॉर एग्जांपल, और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को देना होता है। तो उसके 31 मार्च नहीं, मान लो नेक्स्ट ईयर के अगस्त में देना होगा, लेकिन इस ईयर का जो अगस्त 31 मार्च है उसमें तो ईयर एंड हो जाएगा। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब मान लो अगस्त तो अगस्त वाला है, तो अब इस फाइनेंशियल ईयर में जो है एक्रू जितना हुआ उतना दिखाएंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको पेमेंट करना है। इस चीज को बोलते हैं एक्रूड बट नॉट ड्यू, ठीक है। मतलब आधा इस फाइनेंशियल ईयर में हो गया, थोड़ा बहुत पोर्शन थोड़ा नेक्स्ट वाले में हो गया, तो अभी भी पेमेंट करने का तो टाइम नहीं आया है, लेकिन इस साल जितना ड्यू हुआ है उतना हमें, जितना एक्रू हुआ है उतना हमें जो है एज ए लाइबिलिटी बुक कर लेना है, कि नेक्स्ट ईयर ये अमाउंट प्लस जो नेक्स्ट ईयर अमाउंट एक्रू होगा दोनों मिला के हमें पे करना, ठीक है। तो 37,500 लेस करना पड़ेगा, और ये सिक्योर्ड लोन होगा। यहाँ से 7,50,000 से 37,500 माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो मेरा सिक्योर्ड लोन होगा, क्योंकि बोल ही दिया है द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये भी डिस्क्लोजर पॉइंट है, हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 7,50,000 लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट accrued but not due 37,500 37,500, तो लेस करने से आ जाएगा 7,50,000 माइनस 37,500, तो ये आ गया 7,12,500। 7,12,500 ये सिक्योर्ड लोन का अमाउंट, और ये सिक्योर्ड कैसे है वो भी लिखना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ये बन गया 7,12,500। अच्छा, यहाँ पर ये पॉइंट ही बस था, ठीक है। और ये 37,500 को हमें अदर करेंट लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये अदर करेंट लाइबिलिटी में वही आता है जो कि हम लोग का करेंट लाइबिलिटी में कहीं और नहीं आता है। करेंट लाइबिलिटी का मेनली जो पार्ट्स होता है दैट इज ट्रेड पेएबल होता है, ठीक है। और इसके अलावा होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस वगैरह होता है, ठीक है। तो अदर करेंट लाइबिलिटी में वही आउटस्टैंडिंग एक्रूड इस तरीके का चीज आता है।
अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री आ जाएगा नेक्स्ट में। अच्छा, अनसिक्योर्ड लोन ना यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन वो तो बाद में आएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ थोड़ा जगह रख देते हैं, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में अनसिक्योर्ड लोन भी दे रखा है, अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। तो वो भी हम लोग लिखेंगे, एक लाइन थोड़ा जगह रखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा तो जगह बचाते हुए करना है। नोट नंबर 5, ठीक है। नोट नंबर 5 किस चीज का बनेगा? इन्वेंट्री का बनेगा। तो यहाँ पर बना लेते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्या क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री में आ जाएगा हम लोग का रॉ मेटेरियल और फिनिश्ड गुड्स। रॉ मेटेरियल और फिनिश्ड गुड्स 2,50,000 और 10,00,000। 2,50,000 और 10,00,000। इसके रिगार्डिंग ना हमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था, मतलब 12,50,000 ये हम लोग का सीधा सीधा चला जाएगा बैलेंस शीट में, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, तो इसको यहाँ और जगह रखने का जरूरत नहीं, ठीक है। एग्जाम में मैंने जैसे बोला, तुम लोग वैसे पॉइंट आउट करके अपना याद रख सकते हो कि किस पॉइंट के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है, किस में नहीं है। फिर बोला है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 6,40,000। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये ईयर टू ईयर होता है, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट होता है। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म है, मैंने लिख दिया ऐसे प्रोविजन, ठीक है। इसके पहले मैंने वहां पर लिख के दिखा दिया, इसलिए अगर तुम लोग को याद ना रहे, ठीक है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये बनाओगे कैसे। चलो एक बार लिख देते हैं, आदत होना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, provision for taxation 6,40,000। इसमें और कुछ नहीं आएगा, ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। फिर नोट नंबर 7, नोट नंबर 7 यहाँ पर बोला है प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म एडवांसेस। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल भी मुझे नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डिस्क्लोजर था, तो वो डिस्क्लोजर देख के लिख देते हैं 10,00,000 का, ठीक है। तो डिस्क्लोजर ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल 2,60,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स। तो इस बात को हमें यहाँ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर, ये आउटस्टैंडिंग है, ओ स्लैश इज आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड मोर देन 6 months 2,60,000 बोला है। अदर अमाउंट मतलब अदर देन ये 6 months वाला, तो टोटल हम लोग का था 10,00,000 ट्रायल बैलेंस के अंदर, जिसमें से 2,60,000 हम लोग का मोर देन 6 months के लिए था, तो बाकी हो जाएगा 7,40,000, ठीक है। बाकी बैलेंस करके आ जाएगा 7,40,000, ये भी हमारा सिर्फ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट था। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखेंगे नोट नंबर 8, नोट नंबर 8, देखते हैं नोट नंबर 8 में क्या जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल के बाद है शॉर्ट टर्म एडवांसेस। तो शॉर्ट टर्म एडवांसेस मतलब हम लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया है, जो कि है 2,13,500, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म एडवांसेस में जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस इसका पूरा नाम होता है, मतलब जो मेन हेड होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो यहाँ पर जाएगा शॉर्ट टर्म एडवांसेस 2,13,500, 2,13,500, बस, इसमें और कुछ नहीं है, तो ये हो गया।
फिर प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये हम लोग का कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो ओपनिंग वाला दिख रहा है ये हम लोग का रिजर्व सरप्लस में जाएगा 4,33,500, इसका ऑलरेडी जगह बना हुआ है, वहां पर हमें लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर हो जाएगा 2,13,500। ठीक है, अब यहां से ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में कितना, 20,000, तो वो लिख देते हैं यहाँ पर, लेस कर देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000। यहां से निकल के वहां चला गया अमाउंट, तो ये हो जाएगा माइनस करने से 2,13,500 माइनस 20,000, तो ये हो जाएगा 1,93,500। 12,60,000। ये मैंने गलत लिख दिया, 4,33,500 है, सॉरी मैंने अमाउंट गलत लिख लिया है, 4,33,500। 4,33,500 minus 20,000, 4,13,500 10,70 14,83,500। ये कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, नोट नंबर 3, पीएल हम लोग को दिया हुआ था कितना था, वहां से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ 20,000, जनरल रिजर्व में 20,000 ऐड होगा, ये इस तरीके से पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देन टोटल ऑफ रिजर्व सरप्लस इंक्लूडिंग जनरल रिजर्व एंड पीएल। ठीक है, अच्छा अब हम लोग फिर यहाँ आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस तक हम लोगों ने कर लिया था। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट बनेगा, मतलब नोट नंबर 9। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नोट में भी हमें डिस्क्लोजर करना था कि कितना कैश कहाँ से है। तो कैश इन हैंड का तो कोई झमेला नहीं होता है, कैश इन हैंड में नॉर्मली कोई डिस्क्लोजर जो है रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो कैश इन हैंड 1,50,000 ये डायरेक्टली लिख देंगे। और कैश एट बैंक का देखेंगे क्या, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का डिस्क्लोजर दिया हुआ है, कैश एट बैंक में मुझे दिया हुआ है यहाँ पर 12,35,000, तो इसमें दे रखा है, ये देखो ये रहा, बैलेंस एट बैंक इंक्लूड 10,000 विद ओमेगा बैंक लिमिटेड विच इज नॉट शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे विथ शेड्यूल्ड बैंक, विथ अदर देन शेड्यूल्ड बैंक, ऐसे लिख सकते हैं, शेड्यूल्ड बैंक अदर देन शेड्यूल्ड बैंक। अदर देन जो शेड्यूल बैंक है वो है ओमेगा लिमिटेड, बैंक का नाम ओमेगा बैंक लिमिटेड। तो ओमेगा बैंक लिमिटेड 10,000 हो जाएगा यहाँ पर, और जो अदर देन फिर शेड्यूल बैंक का कितना होगा, तो टोटल वहां देखेंगे कितना है, 12,35,000, 12,35,000 माइनस 10,000, मतलब 12,25,000 हो जाएगा। तो ये टोटल बन जाएगा 12,35,000। ठीक है, ये दोनों का टोटल, और ये 1,50,000 को चाहो तो थोड़ा प्रेजेंटेशन के लिए इधर हटा के लिख सकते हैं हम लोग, 1,50,000 आउटर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13,85,000। ये हम लोग का बन गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेड पेबल फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इसका भी बना लेते हैं नोट, नोट नंबर 10, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल ब्रैकेट में फॉर गुड्स एंड एक्सपेंस।
8 लाख ट्रेड पेबल। फिर लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग में, ठीक है, ये हम लोग शॉर्ट टर्म बोरिंग में देंगे। नोट नंबर 11 शॉर्ट टर्म बोरिंग, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। और एक नोट नंबर 12 बनाएंगे, वो किस चीज का, देखो पूरा तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये किस चीज का होगा, अदर करेंट लाइबिलिटी का, जहां पर हम लोग इंटरेस्ट वाला पॉइंट दिखाएंगे, अदर करेंट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट accrued but not due, 37,500 जो लोन वाला था, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को एक एक करके पॉइंट जो है अपने बैलेंस शीट में उसको दिखा देना है। जैसे सबसे पहला नोट में शेयर कैपिटल जाएगा 49,95,000, तो नोट नंबर 1 में लिखेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 49,95,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नोट है रिजर्व, नोट है पीपीई का 56,25,000, नोट नंबर 2 पीपीई का 56,25,000। उसके बाद देखते हैं नोट किस चीज का, रिजर्व एंड सरप्लस का 14,83,500, 14,83,500। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग में, अच्छा लॉन्ग टर्म बोरिंग में अनसिक्योर्ड वाला नहीं लिखा मैंने अभी तक, अच्छा वो स्किप कर गए शायद। लॉन्ग टर्म बोरिंग में अनसिक्योर्ड लोन 6,05,000, 6,05,000। अब दोनों का ऐड करना है, 7,12,500 प्लस 6,05,000, 13,17,500। लॉन्ग टर्म बोरिंग 13,17,500, नोट नंबर 13,17,500। 4 के बाद फिफ्थ नंबर इन्वेंट्री 12,50,000, 12,50,000, तो ये आ जाएगा हम लोग का फिफ्थ नंबर में इन्वेंट्री 12,50,000। फिर सिक्स्थ नंबर में शॉर्ट टर्म प्रोविजन 6,40,000, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 6,40,000 शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अच्छा, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल नोट नंबर 7 10 लाख, ट्रेड रिसीवेबल नोट नंबर 7 10 लाख, नोट नंबर 7। अच्छा, फिर नोट नंबर 8 है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 2,13,500, नोट नंबर 8 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 2,13,500। नाइन्थ नंबर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 13,85,000, नोट नंबर 9 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 13,85,000। फिर नोट नंबर 10
ट्रेड पेबल 8 लाख, नोट नंबर 10 ट्रेड पेबल 8 लाख। फिर नोट नंबर 11 शॉर्ट टर्म बोरिंग 2 लाख। और नोट नंबर 12 था अदर करेंट लाइबिलिटी में वो लोन का इंटरेस्ट जो एक्रू तो हुआ है बट अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, जिसका वैल्यू था 37,500। मुझे याद है, तो हम लोग अब टोटल करके देख लेते हैं कि टोटल कितना होगा, मैच हो रहा है कि नहीं। 49,95,000 प्लस 14,83,500 प्लस 13,17,500 प्लस 8 लाख और 6 लाख, 14,40,000। और 2,37,500 ये आ जाएगा 94 लाख। ये हम लोग का आ रहा है 94 लाख। एक सेकंड देख लेते हैं मैच हुआ तो। हाँ 94,73,500, 94,73,500। एसेट साइड चेक करते हैं, माइनस करके जाते हैं। 56,25,000, 12 लाख और 10 लाख, मतलब 22,50,000 माइनस 2,13,500 माइनस 13,85,000। हाँ जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब सही है 94,73,500। तो इस क्वेश्चन में मेनली डिस्क्लोजर पार्टी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस ये सब नाम अगर याद नहीं है, क्योंकि इसके पहले इतने सारे पॉइंट नहीं आए थे, तो ये सभी नाम जो है याद रखना पड़ेगा तुम लोग को। मतलब बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सबसे पहला बात है कि कौन सा कहाँ बिलोंग करता है उसका भी आइडिया होना चाहिए। अच्छा, फिर देखते हैं नोट नोट बोल रहे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है कि रिंग लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ नॉमिनल कैपिटल, मतलब यही ऑथराइज्ड कैपिटल है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ऑथराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स एज ऑन 31 मार्च 2002। बिल्डिंग मशीन क्लोजिंग स्टॉक यूज्ड टूल्स परचेज्ड, ये फिनिश गुड्स का दिया हुआ है। परचेज ऑफ जो स्टॉक इन ट्रेड होता है, स्टॉक मतलब भी फिनिश गुड्स होता है, इसका मैंने डिटेल्स बताया था। यहाँ पर परचेज का मतलब क्या आता है, सैलरीज डायरेक्टर फीस। अच्छा पहले देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, देखो तो यहाँ पर हम लोग का बिल्डिंग मशीन ये जो है ये हम लोग का पीपी का पार्ट होगा। क्लोजिंग स्टॉक जो है इन्वेंट्रीज में चला जाएगा। लूज टूल्स भी इन्वेंट्रीज में जाएगा, ठीक है, लूज टूल्स हम लोग का इन्वेंट्रीज में जाएगा। परचेज बोला है, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स 4,20,000 बोल रखा है, ठीक है। तो ये हम लोग का परचेज का जो वैल्यू है 4,20,000, ये सिर्फ फिनिश गुड्स का बोल रखा है। तो देखेंगे इसमें कोई एडजस्टमेंट जरूरत होगा तो करेंगे। जरूरत होगा, कैसे होगा, क्योंकि देखो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक भी है और यहाँ परचेज भी है। नॉर्मली ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो वो एडजस्टेड परचेज होता है, ठीक है। अब एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है, ये देखो एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है, यहाँ दिखा देते हैं। अगर एडजस्टेड परचेज का बात क्या होता है, एडजस्टेड परचेज मतलब ये हम समझा रहे हैं, ठीक है। एडजस्टेड परचेज मतलब होता है कि सीओजीएस बेसिकली, ठीक है। सीओजीएस, सीओजीएस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, मतलब हम लोगों के पास पहले से कितना स्टॉक था सेल करने के लिए और हम लोगों ने कितना स्टॉक परचेज किया सेल करने के लिए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो कि तुम लोग ट्रेडिंग में करते हो, तो इससे निकल के आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्योंकि मान लो मेरे पास 10 यूनिट सामान था, मैंने और 15 यूनिट खरीद लिया, तो मेरे पास टोटल 25 यूनिट है। लेकिन अब मैंने गोडाउन में जाके चेक किया कि मेरे पास सिर्फ 5 यूनिट ही बचा हुआ है। इसका मतलब मैंने 20 यूनिट बेच दिया होगा, क्योंकि मेरे पास 25 यूनिट था, उसमें से मैंने 5 यूनिट बेच दिया। तो इसका मतलब मेरे पास 20 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन में यूनिट नहीं देगा, हमें रुपीस के हिसाब से देगा। तो कोई बात नहीं, 10 रुपए का सामान था, 15 रुपए का और खरीद लिया, टोटल 25 रुपीस का हमारे पास सामान आ गया। उसमें से 5 रुपए का सामान अगर हम लोगों ने बेच दिया तो अभी हम लोग के पास कितने रुपए का सामान पड़ा हुआ है, तो सॉरी 5 रुपए का सामान अगर हमारे पास अभी पड़ा हुआ है
तो इसका मतलब हम लोगों ने 20 रुपीज का जो है स्टॉक सेल कर दिया। इसको बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। तो एडजस्टेड परचेज कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके। तो क्वेश्चन में अगर सिर्फ परचेज लिखा हुआ, इसके पहले दिन हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया था, वहां एडजस्टेड परचेज था, तो इसमें सिर्फ परचेज लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें क्लोजिंग स्टॉक वगैरह एडजस्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऊपर से देखो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो हमें पता है वो बैलेंस शीट में जाता है, वो ट्रेडिंग यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएल में नहीं जाएगा। तो कंपनी के फॉर्मेट में क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कहाँ लिखते हैं? चेंजेस इन इन्वेंट्री में लिखते हैं, ठीक है। तो अब चेंजेस इन इन्वेंट्री में भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको किस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा? तो बेसिकली इस परचेस को हमें एडजस्टेड परचेस मतलब ये जो है इसको हमें देखना पड़ेगा कि इसको कैसे हम लोग एडजस्टेड परचेस बना सकते हैं, ठीक है। वो चेक करना पड़ेगा, तो उसका नीचे इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये जो 1,80,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, ये हम लोग का एक्चुअली कहाँ जाने वाला है? ये बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज में जाने वाला है, ठीक है। अब ये जो परचेज है ये लेकिन एडजस्टेड नहीं है, तो हम लोग इसको एडजस्टेड जो है रेडी करेंगे, तो हम दिखाएंगे कैसे करके होगा, नीचे इंफॉर्मेशन मिलेगा। सैलरी जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, डायरेक्टर फीस जाएगा अदर एक्सपेंस, रेंट भी अदर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में जाएगा। बैड डेट जो है वो हम लोग का कहा जाता है अदर एक्सपेंसेस में। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएगा। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो इनकम है कि हम लोग के इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, तो ये हम लोग का अदर करेंट एसेट में जाएगा। सेल्स जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी मैंने बताया था कि अदर करेंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग रिलेटेड आइटम जाता है, वहां जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये हम लोग का प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, तो बोलो कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए बोलो? बाकी तो सब हम ही बता रहे हैं, तुम लोग ये बताओ कि नॉर्मली तुम लोग कहाँ लिखते हो? अगर ये कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होके किसी इंडिविजुअल प्रोप्राइटर का ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने बोलता, तो तुम लोग इसको कहाँ लिखते? अरे बोलो, क्या कभी फाइनल अकाउंट्स नहीं किए हो? ओपनिंग प्रोविजन, ये तो प्रोविजन जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो इसको नॉर्मली कहाँ लिखते हैं हम लोग? इतने लोगों में से किसी को नहीं पता प्रोविजन कहाँ लिखते हैं? अगर हम लोग डेटर के अगेंस्ट में प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो प्रोविजन कहाँ लिखोगे? मैम उससे ये मतलब उससे माइनस करते हैं डेटर से। माइनस करते हैं किससे बोलो? नए वाले प्रोविजंस हमें चेक करना पड़ता है कि नया प्रोविजंस जो क्रिएट हुआ, ठीक है। अगर नया प्रोविजन क्रिएट करने बोलेगा तो नया प्रोविजन कितना क्रिएट हो रहा है, प्रीवियसली कितना पड़ा हुआ है, उसमें एडजस्ट होता है। लेकिन नॉर्मली इसको अगर ट्रायल बैलेंस से डायरेक्ट लिखना हो तो कहाँ लिखा जाता है? अगर डायरेक्टली लिखना हो तो हम लोग इसको पीएल में किधर लिख सकते हैं? बाई साइड में लिखते हैं। एटलीस्ट जो लोग कॉमर्स पढ़े हो उनको तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि फाइनल अकाउंट से तुम लोग करते हो 11 में। बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोल के हम लोग लिखते हैं, ये एक अप्रोच होता है। लेकिन आज के डेट पे ऐसा नहीं लिख के हम लोग क्या करते हैं, आज के डेट पे हम लोग इसको ऐसे लिख के दिखाते हैं, ये ऐसे लिख के दिखाते हैं। यहाँ पर तुम लोग पीएल बनाते हो तो यहाँ लिखते हो टू प्रोविजन, ठीक है। फिर चेक करते हो कि ओल्ड में कितना है, ठीक है, और न्यू कितना क्रिएट करना पड़ेगा। फिर जैसे मान लो ओल्ड में पहले से 50 रुपए का प्रोविजन है, नया प्रोविजन क्रिएट हो रहा है हम लोग का 120 रुपीज का, तो नेट हमें कितना प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा? सिर्फ 70 रुपीज का, क्योंकि ऑलरेडी 50 हमारे पास पड़ा हुआ है। अब ऐसे लिखो या फिर इस चीज को तुम लोग ऐसे लिखो, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बोल के जो पुराना वाला है उसको इधर ब्रॉट डाउन करोगे और जो न्यू वाला है उसको इधर करोगे, ठीक है। प्रोविजन ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है 120, तो भी बात एक है, लेकिन ये अप्रोच कम किया जाता है। नॉर्मली तुम लोग ये वाला फॉलो करते हो, ठीक है। और इसका एडजस्टमेंट फिर बैलेंस शीट में क्या करते हो, डेटर से माइनस कर देते हो प्रोविजन। कौन सा वाला माइनस करोगे? ये जो 70, ये 50, ये 120, कौन सा माइनस करना चाहिए? इसमें भी काफी लोगों को कंफ्यूजन मैंने देखा है। हमेशा वही माइनस करना है जो इस बार क्रिएट करना पड़ा, यानी 100, ये गलती से मेरा ओल्ड में चला गया लाइन, ये 120, ठीक है। ये देखो इसके ऊपर ही आ जा रहा है ये वाला 120 माइनस होगा डेटर में से। अब तुम लोग बोलोगे जब क्रिएट ही 70 करे तो 120 क्यों माइनस करें?
अरे क्रिएट 70 इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कर ही रहे हैं 120। तो प्रीवियस अगर मान लो तुम लोग के पास एक जगह पे 100 रुपए हमेशा रखने का बात हुआ है, अब उस बॉक्स में ऑलरेडी 80 रुपीज है तो लाके 20 ही ना डालोगे, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि उसका बैलेंस 100 रुपए से कम होगा, उसका बैलेंस तो 100 ही बनेगा। लेकिन अगर 80 बचा हुआ है तो फिर 20 डालने से ही काम हो जाएगा। लेकिन क्रिएटेड तो 100 ही है, ऑलवेज 100 रखना है, तो मुझे क्रिएट 120 ही करना है। लेकिन अगर पहले से 50 है तो इस बार प्रॉफिट से ओनली 70 लेने से ही काम होगा, फिर भी तो प्रोविजन 70 प्लस 50 मिलके 120 ही बनता है। ठीक है, तो ये वाला होता है एडजस्टमेंट। तो ये हम लोग प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट, अब यहाँ पर फॉर्मेट में कहाँ लिखना है फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को, वो तो मैंने इंडिविजुअली के हिसाब से तुम लोग को एक बार याद दिला दिया। तो ये जो 6000 है ये हम लोग को कहाँ लिखना पड़ेगा, तो जो हम लोग का अदर एक्सपेंसेस है वहां पर लिखना पड़ेगा। ओल्ड वाला 6000 और न्यू कितना होगा वो देखना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा क्या ओल्ड के पास जो वैल्यू है और न्यू जो क्रिएट करने बोला है उन दोनों में डिफरेंसेस कितना है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से लिखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, जनरल रिजर्व जो है वो रिजर्व सरप्लस में जाएगा, पीएलबी रिजर्व सरप्लस में जाएगा, क्रेडिटर ट्रेड पेबल बोल के आएगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन का मतलब होता है, पहले भी मैंने बताया ये पॉइंट आया हुआ है कि प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन का मतलब डे वन मतलब परचेज डेट से आज टोटल डिप्रिशिएशन का अमाउंट जो कि हम लोग को दे रखा है 2,10,000, तो ये हम लोग को कहाँ ट्रीट करना चाहिए, तो ये प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन जो है ये हम लोग को दिखाना पड़ेगा जो एसेट का वैल्यू है। अगर एसेट मेरे पास कॉस्ट में है जो कि होने का चांसेस ज्यादा है, नीचे इंफॉर्मेशन देखेंगे तो उस कॉस्ट से इस वैल्यू को हम लोग लेस करके ये देखेंगे कि आज के डेट पे हमारे इस बिल्डिंग और मशीन का वैल्यू कितना है, मतलब बेसिकली पीपीई में इसका यूज करेंगे। फिर इधर से अगर देखें, इधर से देखो डिवेंचर इंटरेस्ट ये कहाँ जाएगा, ये फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। एडवांस टैक्स, ठीक है, एडवांस टैक्स हम लोग का कहाँ जाता है, अदर करेंट एसेट में जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग कुछ एडवांस पेमेंट करते हैं तो वो तो अदर करेंट एसेट का पार्ट होता है, तो एडवांस टैक्स हम लोग का अदर करेंट एसेट का पार्ट जाएगा। देखो तो ये सब ना तुम लोग को समझना पड़ेगा कि इसका नाम क्या है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि कुछ लिस्ट लेके रट के तो कोई फायदा है नहीं, रटोगे कैसे, रटना भी मुश्किल है। ठीक है, तो एडवांस टैक्स का मतलब कि हम लोग तो नॉर्मली तुम लोग टैक्स जो लोग करते हो तो एडवांस ही तो टैक्स हम लोग पे करते हैं ना, तो वैसे भी देखो टैक्स करो या ना करो, अगर एडवांस टैक्स कर रहे हैं मतलब एडवांस में पे कर रहे हैं, तो एडवांस पे करेंगे तो हमारे लिए तो खर्चा पहले से देने से क्या हो जाएगा, अदर करेंट एसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा एडवांस टैक्स अदर करेंट एसेट। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो वो अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, डेटर ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा, बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, 14% डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया है 28,000। अच्छा, इधर भी दिया था डिवेंचर इंटरेस्ट 56,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अच्छा 14% 4 लाख के ऊपर कितना हो जाएगा, पहले वो चेक करना पड़ेगा, एक्चुअली डिवेंचर इंटरेस्ट हो कितना रहा है, 4 लाख इंटू 14%, तो ये हो रहा है हम लोग का, ठीक किया मैंने, 56,000। ठीक है, जिसमें से ये देखो डिवेंचर इंटरेस्ट 56,000 दिया। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक्रूड बट नॉट ड्यू ये हुआ है 28,000, मतलब वही एक्रू हुआ है बट अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, तो ये हम लोग का चला जाएगा अदर करेंट लाइबिलिटी में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो हम लोग का क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग का इनकम है, ठीक है, मतलब एक्रूड इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000 बोला है, तो ये हम लोग का एक्रूड इनकम तो नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट बोल रहा है। अच्छा, एक्रू ऊपर वाले डेटा के साथ है, मैंने गलती से इसके साथ पढ़ लिया, ये यहाँ तक ही है, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है, ये अलग पॉइंट है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग का क्या है, अदर इनकम में जाएगा, जैसे तुम लोग पीएल बनाते हो तो बाई साइड में नहीं लिखते हो बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वैसे ही अनक्लेम डिविडेंड, मतलब डिविडेंड मिलने वाला है लेकिन उसको अभी भी हम लोगों ने क्लेम नहीं किया, मतलब अनक्लेम डिविडेंड है कंपनी के पास, ठीक है, मतलब कंपनी ने अभी तक डिविडेंड पे नहीं किया है बट वो डिविडेंड जो है पे करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली पेबल या आउटस्टैंडिंग, यानी ये हम लोग का अदर करेंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाई 1,60,000, मैंने बोला था ना वहां परचेज को उस तरीके से दिया है तो यहाँ कुछ ना कुछ जरूर देगा, तो बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक से 1,60,000 ज्यादा है। ठीक है, दिखाएंगे कैसे होगा, ये देखो नीचे बोला है कि हम लोग को नया प्रोविजन क्रिएट करना है 4% ऑन डेटर, तो डेटर पे हम लोग 4%, ये देखो डेटर वैल्यू यहाँ दिख रहा है, तुम बता देते हैं 2,50,000 पे 4% हमें करेंटली क्रिएट करना पड़ेगा, ये देखो 2,50,000 डेटर पे
हम लोग को 4% जो है प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो 2,50,000 पे 4% आई थिंक 10,000, तो ये बन गया हम लोग का 10,000, ठीक है। और प्रीवियसली हम लोग का प्रोविजंस कितना बना हुआ था, प्रीवियसली हम लोग का प्रोविजंस था यहाँ पर, ये देखो जो मैंने तुम लोगों से पूछा था, ये देखो यहाँ पर प्रोविजन में ऑलरेडी 6,000 पड़ा हुआ है, ऑलरेडी 6,000 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब करेंट ईयर, ये करेंट ईयर का प्रोविजन है, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, ठीक है। तो अभी करेंट ईयर में हमें 10,000 ही प्रोविजन चाहिए, लेकिन अगर मेरे पास पहले से 6,000 पड़ा हुआ है तो इस बार प्रॉफिट से कितना ड्रॉ करेंगे, ओनली 4,000, क्योंकि प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से ही पैसा निकाल के प्रोविजन बनाया जाता है। मुझे जरूरत है 10,000 के प्रोविजन का, अगर मेरे पास पहले से 6,000 प्रोविजन पड़ा हुआ है तो इस बार पीएल से मुझे सिर्फ 4,000 लेने से काम हो जाएगा। तो ये 4,000 मुझे कहाँ दिखाना है, अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट बोल के, और 10,000 मुझे लेस करना है डेटर से, क्योंकि डेटर को तो मुझे 10,000 से ही कम करना है, ये तो सही बात है। लेकिन मुझे पीएल में क्यों 4,000 करने से काम हो गया, क्योंकि पहले से मेरे पास 6,000 इस कैटेगरी में पड़ा हुआ था, इस वजह से। तो ये ट्रीटमेंट होगा। तो नीचे जो इन्फॉर्मेशन होता है हमें पता है उसका दो बार ट्रीटमेंट होता है, तो उस हिसाब से मैंने बता दिया। क्लोजिंग स्टॉक का भी बताएंगे, क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ है, इसका 2 बार ट्रीटमेंट होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक एक बार बैलेंस शीट में भी जाएगा, एक बार जो है हम लोग का फिर जो है ट्रेडिंग पीएल यानी चेंजेस इन इन्वेंट्री में भी जाएगा। कैसे जाएगा वो हम दिखा देंगे। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे प्रोविजन क्रिएट करना है, ये भी 2 जगह पे जाएगा। जब हम लोग को प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना के, तो इस क्वेश्चन में जरूर हमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी बनाने बोला होगा, ये दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल के वहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, और प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोल के, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बोल के हमें 30% वाला वैल्यू दिखाना पड़ेगा। तो मैंने 2 ट्रीटमेंट बता दिया, हर एक डेटा का कहां कहां होगा। क्लोजिंग स्टॉक वाला हम डिटेल्स में अभी करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ 16,000 ऑन बिल्डिंग एंड दैट ऑफ 24,000 ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्लूड मतलब ये करंट ईयर का है। देखो यहाँ देखोगे तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना ज्यादा है, 1 लाख 1 लाख 10, बट ये डेप्रिसिएशन नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब जब से परचेज हुआ तब से लेके आज तक का डेप्रिसिएशन। लेकिन अभी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, 16,000 और 24,000। तो ये हम लोग का कहाँ जाना चाहिए, ये हम लोग का जाना चाहिए डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में जाना चाहिए, ये दोनों वैल्यू। क्योंकि हम लोग पीएल में हमेशा करंट ईयर का डेटा देते हैं, पीएल हम लोग का करंट ईयर बेसिस पे एंड एक्रूअल बेसिस पे बनता है, ठीक है। तो इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा, क्योंकि नीचे जो इंफॉर्मेशन है नॉर्मली 2 जगह पे जाता है, अगर वो डिस्क्लोजर आइटम नहीं है तो ये तो डिस्क्लोजर आइटम नहीं है। एक तो ये डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में जाएगा, और दूसरा हमारे पीपी का बैलेंस निकालने में काम आएगा। बोल रहा है वो वैल्यू तो इसमें इंक्लूडेड ही है, ये जो वैल्यू है 1 लाख और 1 लाख 10 इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है 16 और 24,000। अगर इंक्लूडेड नहीं होता तो हमें इंक्लूड करना पड़ता कि इस साल का इतना। तो ये जो है ये पूरे टाइम पीरियड का जो है डेप्रिसिएशन फॉर बिल्डिंग एंड मशीनरी है। तो बिल्डिंग एंड मशीनरी के कॉस्ट वैल्यू के साथ ये हम लोग लेस करेंगे तो पीपी का नेट वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। फिर बोल रहा है डायरेक्टर ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है 25%, वो भी 2 अप्रैल का, एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10%। तो देखो ये जो हमें करना है 2 अप्रैल में करना है, जो कि हमारे इस फाइनेंशियल ईयर का पार्ट नहीं होगा, तो ये हम लोग को नोट लिख के रख देना है, ये हमें नहीं करना पड़ेगा, मतलब बैलेंस शीट के अंदर इसका ट्रीटमेंट नहीं आएगा। और बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड 20,000। अब बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड का मतलब ये होता है कि अगर तुम लोगों ने कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है, अब देखो इंटर पे नॉर्मली सबका नहीं होता है, ठीक है। तो जिनका होता है हम करवाते हैं, जिनका नहीं है तो कैसे करवाएं। तो बिल्स का जो रूल्स होता है, बिल्स ड्रॉ करने के बाद 4-5 तरीके से, 4 तरीका होता है मेनली बिल्स का, ठीक है। तो जो तरीका यहाँ दिया है वो हम बताते हैं। बिल्स को अगर हम लोग जैसे मान लो किसी के ऊपर 3 मंथ्स का बिल्स ड्रॉ कर दिया, नॉर्मली बिल्स ड्रॉ तब होता है जब क्रेडिट परचेज होता है और जो डेटर है वो थोड़े ज्यादा टाइम पीरियड के लिए जो है पैसा देने का मांग करता है कि हम कुछ दिन बाद देंगे। तो अगर हमें उनपे मतलब उनसे उतना जान पहचान नहीं है, या फिर हम उतने दिन का हम लोग उनको क्रेडिट नहीं देना चाहते, तो प्रूफ के लिए हम लोग क्या
कर सकते हैं, बिल ड्रॉ कर सकते हैं। अब मान लो 3 मंथ्स का बिल ड्रॉ किया और इन द मीन टाइम 3 मंथ्स में हमें पैसे का जरूरत हुआ तो हम लोग बैंक में उस बिल को डिपॉजिट कर सकते हैं और बदले में बैंक से पैसा ले सकते हैं। लेकिन बैंक जो है वो चैरिटी तो करता नहीं है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा ठीक है आप ये बिल को रख दो और बिल का पैसा लेके जाओ, लेकिन आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, मेरा इसमें इनकम होना चाहिए। मतलब सीधा बात है, मान लो ये मिस्टर ए है, ठीक है, ये मान लो मिस्टर ए है और ये मान लो मिस्टर बी है, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मान लो सेल किया है 10,000 रुपीज का कोई एक गुड्स, ठीक है। अब मिस्टर बी ने बोला कि हम पैसा 3 मंथ्स बाद देंगे, तो नॉर्मली बिल का मैक्सिमम टाइम 3 मंथ्स होता है, तो इन्होंने बोला ठीक है, कस्टमर हाथ से नहीं जाना चाहिए, हम तुम्हारे ऊपर बिल्स ड्रॉ कर देंगे। तो इनके पास आ जाता है बिल्स रिसीवेबल, इनके पास आ जाता है बिल्स पेबल। अब ये 3 मंथ्स बाद पैसा देंगे, अगर इन द मीन टाइम इनको पैसे का जरूरत हुआ तो ये अपना बीआर लेके जा सकते हैं बैंक के पास और बैंक को वो बीआर दे सकते हैं, ठीक है। तो बैंक के पास कितने का बीआर आ जाएगा, तो 20,000 का, ठीक है। अब बैंक क्या बोलेगा, बैंक के पास ये क्यों गए कि ये रख के मुझे पैसा दे दो 20,000, तो बैंक बोलेगा हम 20,000 क्यों दे, इसमें मेरा क्या बेनिफिट, मुझे तो 3 मंथ्स बाद बी से पैसा मिलेगा। मतलब ये बोलेंगे कि बैंक आप 20,000 रख लो, 20,000 का बीआर रख लो और 3 मंथ्स बाद बी से पैसा ले लेना, तो इसमें बैंक का क्या फायदा, बैंक बोलेगा हम आपको 19,000 दे देंगे और 3 मंथ्स बाद बी से पैसा ले लेंगे, हम 1,000 मेरा इस प्रोसेस में इनकम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड। मैच्योर कब होगा, 3 मंथ्स बाद। 3 मंथ्स बाद जब मिस्टर बी पेमेंट करने आएगा ए को, तो ए बोलेगा जाओ बैंक में कर दो क्योंकि मैंने बिल को डिस्काउंट किया था। लेकिन ये जो है ये होता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो लाइबिलिटी ऑकर होगा कि नहीं होगा वो हमें नहीं पता। जैसे तुम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिन्होंने पढ़ा है, जिनका है, मुझे इतना याद नहीं है किन किन लोगों का होता है नॉर्मली, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जाता है, मतलब फ्यूचर इंसिडेंट के ऊपर जो डिपेंड करता है उसी वर्ड को कंटिंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्यों हो रहा है, क्योंकि बाई चांस अगर मिस्टर बी डिसऑनर कर गए, फेलियर हो गए अपने पेमेंट को करने के लिए, तो फिर मिस्टर ए को ही बैंक वाले को 20,000 देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक वाला तो अपना 20,000 लेके ही मानेगा, ठीक है। बी दे तो अच्छा, नहीं तो वो ए को पकड़ेगा क्योंकि ए ही गया था उसके पास बिल्स जमा करने के लिए, तो बैंक तो अपना पैसा लेके ही छोड़ेगा। तो इसीलिए बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड जो है, ये कभी बैलेंस शीट के अंदर किसी भी जगह पे नहीं आएगा। ये फुटनोट में, बैलेंस शीट के फुटनोट में एज ए कंटिंजेंट लाइबिलिटी दिखेगा। मतलब ये लाइबिलिटी तब ऑकर होगा बाई चांस अगर मिस्टर बी फेलियर, जिसको बिल्स के लैंग्वेज में बोलते हैं डिसऑनर, और अगर बिल को ड्यू डेट पे मेट कर गए, मतलब पेमेंट कर दिया, तब ये लाइबिलिटी जनरेट नहीं होगा। तो ये हमारा ना तो लाइबिलिटी है ना तो एसेट है, ये है हम लोग का कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो है वो कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगा, बैलेंस शीट के बाहर फुटनोट में ये दिखेगा, ठीक है। तो वो हमें फुटनोट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैंने सारा चीज बता दिया, सिवाय ये क्लोजिंग स्टॉक को कैसे ट्रीट करना है, तो वो जब करेंगे तब देखो कैसे हो। तो तुम लोग 11-12 का चीज भूल जाओगे तो कैसे चलेंगे, तो मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 9, रिंग लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, इसमें पीएल भी बनाने बोला है। फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2002, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, उसके बाद CPCEFDO एक्सपेंसेस, जैसे मैंने याद करने के लिए कहा हुआ है तुम लोग, CPCEFDO, C फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम,
परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड एंड फिनिश्ड गुड्स, ये सब हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, P for depreciation and amortization, O for other expenses. ये सब टोटल होने के बाद आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो कि इस क्वेश्चन में है भी। ये लाइन थोड़ा नीचे कर दो, शायद ये ऊपर चले गए। फिर हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद बैलेंस शीट, एज ऑन 31st of March 2002। Equity and liability, shareholders fund, share capital, reserve and surplus, पॉइंट टू नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी में इस क्वेश्चन में था लॉन्ग टर्म बोरिंग और कुछ नहीं था। थर्ड नंबर में हो जाएगा करेंट लाइबिलिटी, जिसमें ट्रेड पेबल T/P लिखेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसको हम लिख देते हैं STP, ठीक है। इसके पहले पूरा लिख के लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी, यही कुछ आइटम था। यहाँ टोटल हो जाएगा। इसके बाद एसेट्स, नॉन करेंट एसेट PPE, और एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी था, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट वगैरह दिखाया था कि इतना इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है। करेंट एसेट, करेंट एसेट में ट्रेड इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, पहले इन्वेंट्रीज लिख देंगे, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, इसके आगे इसमें ना अदर करेंट एसेट भी था और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी। अदर करेंट एसेट्स, short term loans and advances, short term loans and advances for cash and cash equivalent। हम लोग बनाएंगे नोट, नोट नंबर 1। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, मतलब पीपी का नोट बनेगा। पीपी का नोट बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे बिल्डिंग, और बिल्डिंग है हम लोग का 5,80,000, मशीन 2,00,000 मशीन। तो ग्रॉस अमाउंट, और यहाँ पर डेप्रिशिएशन और नेट अमाउंट।
अच्छा, ये ग्रॉस अमाउंट है कि नहीं कैसे पता चलेगा? अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया हुआ है तो ये देखो ये ग्रॉस ही होगा, नीचे इसका कोई अमाउंट दिया हुआ भी नहीं था, सीधा सीधा करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन दिया था, तो 5,80,000 और 2,00,000 ये दोनों ग्रॉस अमाउंट, 5,80,000 और 2,00,000। और इसमें डिप्रिशिएशन ये है कॉस्ट, ठीक है, ये ग्रॉस अमाउंट भी नहीं, ये कॉस्ट है, मतलब सिर्फ ग्रॉस अमाउंट का मतलब तो हो जाता है विद डिप्रिशिएशन, लेकिन ये कॉस्ट मतलब इतने में परचेज हुआ था और इस पे अब तक डिप्रिशिएशन जो लग चुका है वो तुम लोग को प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन के वहां दिखेगा, ठीक है, तो वो हम लोग लिख देंगे, लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग नेट अमाउंट निकालेंगे, जब वो पॉइंट आएगा तभी से पूरा कर पाएंगे, ठीक है। फिर नोट नंबर 2 में चलते हैं, देखते हैं किस चीज का बनेगा। नोट नंबर टू है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिख लेते हैं, ये इन्वेंट्रीज बोल के आएगा, इन्वेंट्रीज में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1,80,000। अच्छा, उसके बाद दिया है लूज टूल्स, तो ये भी आ जाएगा, लूज टूल्स भी हम लोग का स्टॉक होता है, तो लूज टूल्स 46,000, तो टोटल हो जाएगा 2,26,000, इसमें और कुछ नहीं, 2,26,000, ये इन्वेंट्रीज का नोट बन गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं किस चीज का नोट बनेगा, परचेज दिया हुआ है, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये वाला नोट बनेगा। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, परचेज ऑफ स्टॉक इन SIT लिख देते हैं, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पर बोला है 4,20,000, यहाँ लिखेंगे एडजस्टेड परचेज इक्वल टू 4,20,000, ये हम लोग को एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर मेरे पास ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक भी है, एज इट इज परचेज भी दिया हुआ है, तो फिर उसमें एडजस्टेड परचेज यानी ये COGS का वैल्यू है बेसिकली, ठीक है। हम लोग को इसमें से क्या निकालना पड़ेगा, परचेज। अब देखो कैसे करके परचेज निकलेगा, एडजस्टेड परचेज का मतलब मैंने अभी अभी तुम लोग को समझाया, COGS होता है, COGS का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ परचेज प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये एक्चुअली हमें गिवन है 4,20,000। हम लोग को जो स्टॉक जो क्या बोलते हैं उसे PL में जो चीज डिस्क्लोज करना है वो होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब मुझे परचेज का वैल्यू चाहिए, वो हम कैसे निकालेंगे, तो आगे जाएंगे ना, तो हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एक डेटा बताया है नीचे इंफॉर्मेशन में, तो उसका यूज हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर मिल जाएगा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000, तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में मतलब क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000, इस चीज का मतलब ये हो जाता है कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक, देखो हम दिखाते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू 1,60,000, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे क्या बोल रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 1,60,000 से ज्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक का जो भी वैल्यू होगा माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो 1,60,000 आएगा, इसका मतलब यही हो गया। अब यहाँ इंफॉर्मेशन में देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू 1,60,000, और हम लोग को इन्फॉर्मेशन में ना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना 1,80,000, तो ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे ना, ये देखो 1,80,000, तो मुझे ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है, तो माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू हो जाएगा 1,60,000 माइनस 1,80,000, मतलब ये हो जाएगा मेरा -20,000, और दोनों साइड माइनस है तो
ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू हो गया मेरा 20,000, ठीक है। अब ये यहाँ पर लिख देंगे 20,000, ठीक है, प्लस परचेज, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक्स तो 1,80,000 है, ये हमें पता है, ठीक है, 1,80,000। तो परचेज कितना आ जाएगा, तो 4,20,000 इक्वल टू माइनस 1,60,000 प्लस परचेज। तो परचेज कितना हो जाएगा, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 5,80,000। तो परचेज आ गया, ठीक है। तो एक्चुअली परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 5,80,000 है। और जब ये कैसे समझेंगे कि ये एडजस्टेड गिवन है, ये एडजस्टेड इसीलिए हम लोग मान रहे गिवन है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर एक ही साथ, सॉरी, ट्रायल बैलेंस के अंदर एक ही साथ क्लोजिंग स्टॉक और परचेज दो चीज नहीं हो सकता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेज के साथ ओपनिंग स्टॉक होता है, बट क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता है, ठीक है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक भी उसके अंदर है तो वो एडजस्टेड परचेज होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब हम लोग को यहाँ से परचेज ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपने पीएल में जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो हमें क्या लिखना पड़ेगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बाकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ऐसा हम लोगों ने इसके पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है जहां पर हमें चेंजेस इन इन्वेंटरी लिखना नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जिससे हम लोग परचेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का परचेज का आंसर आ जाता है 5,80,000। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हम लोग लिखेंगे 5,80,000, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा। अच्छा, ये हम लोग का हो गया। इसके बाद सैलरीज आ रहा है, तो सैलरीज हम लोग का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगा। नोट नंबर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में हम लोग लिखेंगे सैलरी, सिर्फ सैलरी ही था और कुछ था नहीं, इसको हम लोग चाहे तो यहाँ क्लोज भी कर सकते, 1,50,000। अच्छा, फिर नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 किस चीज का बनेगा, डायरेक्टर फीस, रेंट, ये सब दिया हुआ है, तो अदर एक्सपेंसेस लिखते हैं, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर्स फीस 20,000, रेंट 52,000, रेंट 52,000। अच्छा, और भी कुछ आइटम है, जैसे कि मुझे जितना याद आ रहा है और भी आइटम में हम लोग के पास क्या बोलते हैं उसे, प्रोविजंस वाला है, यहाँ नीचे बैड डेब्ट दिख रहा है और डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो अब इसके बाद डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन कर सकते हैं। बैड डेब्ट जस्ट इसके नीचे है तो लिख लेते हैं, तो जगह का ना पता चल जाएगा, जस्ट एक लाइन नीचे ही है तो इसलिए हम लिख ले रहे हैं। बैड डेब्ट हो जाएगा 12,000। और भी 2-3 पॉइंट होगा जिसमें से मुझे एक तो याद है, प्रोविजन जरूर आएगा, और कुछ 1-2 पॉइंट और आ जाए तो इतना जगह रख देते हैं। फिर नोट नंबर 6, ठीक है। नोट नंबर 6 हम लोग का बनेगा डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन का, क्योंकि जस्ट बैड डेब्ट के ऊपर ही था, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, कितना बोला है, डेप्रिसिएशन 40,000 यहाँ पर, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 40,000। अच्छा, अब नीचे भी तो एक इंफॉर्मेशन था, तुम लोग बोलोगे नीचे भी तो एक इंफॉर्मेशन था, तो वो दोनों मिला के ही 40,000 हो रहा है। तुम लोग देख लो, ये देखो यहाँ पर करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन 16,000 फॉर बिल्डिंग और 24,000 फॉर मशीनरी, मतलब ऐसे लिख सकते हो, बिल्डिंग और मशीन, ठीक है। तो बिल्डिंग के लिए 16,000 और मशीन के लिए 24,000, तो ये हो गया 40,000, ठीक है। तो वही हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये 40,000 हम लोग को इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हो गया, ट्रायल बैलेंस से ही ये बन गया। फिर नोट नंबर 7, अब ये जो नीचे का इंफॉर्मेशन है, मैंने बोला 2 जगह पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जहां पर हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिखेंगे ना, वहां पर ये अमाउंट इंक्लूड होगा। आने दो पॉइंट हम बताते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख लिया डिप्रिसिएशन। अच्छा, इसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट बोला है, इन्वेस्टमेंट, बैड डेब्ट मैंने नोट डाउन कर लिया। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो जाएगा हम लोग का नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट देखो, हम लोग शॉर्ट टर्म भी मान सकते हैं, लेकिन जब कुछ बोला नहीं है तो हम लोग इसको लॉन्ग टर्म ही मान ले रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए लोग करते हैं ज्यादातर, और कंपनी के केस में तो पॉसिबिलिटीज हाई है। तो इन्वेस्टमेंट 2,40,000, बस, इसका और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। अच्छा, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हम लोग का अदर करेंट एसेट में चला जाएगा। नोट नंबर 8, अदर करेंट एसेट,
इन्वेस्टमेंट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2 लाख नहीं 4,000, सॉरी 2 लाख नहीं 4,000। ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं डिवेंचर इंटरेस्ट, तो ये हम लोग का फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। तो फाइनेंस कॉस्ट नोट नंबर 9, फाइनेंस कॉस्ट डिवेंचर इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है, ये 56,000 ही होगा ओवरऑल, जो कि पूरा पेड होगा, तभी ट्रायल बैलेंस पे दिख रहा है। कैसे पता चल रहा है? 14% डिवेंचर, 4 लाख के ऊपर 14% करोगे तो 56,000 ही आएगा। ठीक है, फिर आ जाता है एडवांस टैक्स। ठीक है, एडवांस टैक्स ये हो जाएगा नोट नंबर 10। ठीक है, अच्छा मैंने ना थोड़ा सा ये गलत बता दिया कि एडवांस टैक्स हम लोग का अदर करेंट एसेट में जाएगा। अगर तुम लोग को याद है तो जब हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, ये एक्चुअली हम लोग का जाएगा शॉर्ट टर्म में जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में जाता है। ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस ये शॉर्ट टर्म का ही होता है, इसीलिए अदर करेंट एसेट मैंने बता दिया था। बट इसका स्पेसिफिक जो जगह है बताया गया है कि अगर हमारा कोई एडवांस टैक्स है तो उसे एडवांस में दिखाओ, मतलब एडवांस टैक्स है ना, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में हमें दिखाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा एडवांस टैक्स 1,20,000। अदर करेंट एसेट में देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस ये हमारे अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो जाएगा 36,000। अभी भी प्रोविजंस का जगह चाहिए। ठीक है, फिर डेटर 2,50,000, तो ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा नोट नंबर 11, नोट नंबर 11 ट्रेड रिसीवेबल। तो डेटर, डेटर बोला है 2,50,000 और इस पे प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो एक लाइन जगह रखना पड़ेगा, इसको अभी हम लोग क्लोज नहीं कर सकते, यहाँ प्रोविजंस वगैरह दिखेगा। फिर नोट नंबर 12 बैंक यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एट बैंक 60,000। इसके बाद इधर सेल्स, सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नोट नंबर 13, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स 10,40,000 बस, और कुछ नहीं था इसमें। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब अदर करेंट लाइबिलिटी, नोट नंबर 14, अदर करेंट लाइबिलिटी। इसमें सबसे पहला मुझे दिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000, और भी कुछ पॉइंट होगा तो इसमें थोड़ा जगह रख देना है। फिर आ गया प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट 6,000। ठीक है, तो ये हमें कहाँ दिखाना है? अदर एक्सपेंसेस में, वहां पर एडजस्ट करके दिखाना है प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसका ओल्ड वैल्यू गिवन है कितना है 6,000, और न्यू कितना होगा देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर न्यू, फिर चेक करेंगे कि पीएल से कितना जाएगा। अच्छा, इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग का शेयर कैपिटल में आ जाएगा, मतलब नोट नंबर 15, नोट नंबर 15 शेयर कैपिटल।
ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं। ऑथराइज्ड ऊपर दिया हुआ था, ये रहा 10 लाख ऑफ 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, मतलब 1 लाख एट द रेट ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, मतलब 10 लाख। फिर यहाँ पर इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। 4 लाख बोला है, मतलब 100 करके है, मतलब 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, 4 लाख। 40,000 नहीं, मतलब 4,000। फोर थाउजेंड, 3 4 5, हाँ कभी 4 लाख। 4,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ, ये एट द रेट लिखा है, ये मैंने कैपिटल नहीं लिखा, एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है। फिर जनरल रिजर्व, तो रिजर्व सरप्लस ये बन गया, ये यहाँ पर 4 लाख। फिर नोट नंबर 16, रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 16, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा जनरल रिजर्व, सबसे पहले वही है, जनरल रिजर्व 80,000, पीएल 50,000, पीएल ओपनिंग वाला 50,000, और पीएल करेंट ईयर वाला निकलेगा, हम लोग को प्रिपेयर करने बोला है, वो भी ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद जितना आएगा, तो वो तो जब तक पीएल नहीं बनेगा तब तक नहीं निकाल सकते। अच्छा, फिर उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी ट्रेड पे, नोट नंबर 70, ट्रेड पे क्रेडिटर 1,84,000। बस इतना ही था इसमें इंफॉर्मेशन। प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, ये हम लोग लिखेंगे पीपी में, 1 लाख और 1,10,000 पीपीई। पीपी हम लोग का यहाँ है 1 लाख और 1,10,000। डेप्रिसिएशन हो गया 1 लाख और 1,10,000, 1 लाख और 1,10,000, ये इसमें इंक्लूडेड है करेंट ईयर वाला भी, मतलब 40,000 जो दोनों मिला के हुआ था, तो इसका मतलब अभी तक का डेप्रिशिएट होने के बाद बिल्डिंग का वैल्यू 4,80,000, और ये हो जाएगा 90,000, तो 90 प्लस 80, तो 4,80,000 और 80 हो जाता है 5,60,000, और 10 5,70,000, ये बन गया पीपी का अमाउंट। अच्छा, इसके बाद प्रोविजंस फॉर डिप्रिशिएशन भी हो गया। 14% डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 80, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा 14% डिवेंचर 4 लाख, 4 लाख, ये भी क्लोज हो जाएगा, और कुछ नहीं लिखना है यहाँ। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक्रूड बट नॉट ड्यू, ये हम लोग का चला जाएगा अदर करेंट लाइबिलिटी में, शायद इसका नोट बना हुआ था 28,000, अदर करेंट लाइबिलिटी, चेक करते हैं, ये रहा, ये लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक्रूड बट नॉट ड्यू 28,000, ये टोटल करने से आ जाएगा 28,000, और यहाँ पर है, अच्छा इसमें और एक भी आएगा पॉइंट,
ये यहाँ ऐड नहीं कर सकते, एक पॉइंट और बाकी है, अनक्लेम डिविडेंड इसके जस्ट नीचे ही है, अनक्लेम डिविडेंड ये भी आएगा, और इसके ऊपर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी लिखेंगे। ठीक है, पहले ये अनक्लेम डिविडेंड लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, थोड़ा जगह कम पड़ी है। अनक्लेम्ड डिविडेंड 10,000, तो 38 प्लस 4 42,000, ये हो जाएगा 42,000। अच्छा, इसके बीच का एक मैंने रख दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये अदर इनकम में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अदर इनकम बोल के जाएगा। नोट नंबर 90, अदर इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000। एक नोट और बना देते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्री का, नोट नंबर 20, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज बताते हैं, ये क्यों बनाएंगे, जो वहां इंफॉर्मेशन दिखाया था ना उसी के हिसाब से। ठीक है, तो देखो पूरा ट्रायल बैलेंस का सारा डेटा ले लिया। ठीक है, ये जो, हाँ ये क्रिएट करना है 44% ऑन डेटर, इनकम टैक्स का प्रोविजन क्रिएट, डिप्रिशिएशन का एडजस्टमेंट कर लिया, ये दोनों हमारा नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक 1,60,000, उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर चेंजेस इन इन्वेंट्री बना लेंगे। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इसके पहले इसका यूज हम ऊपर कर चुके हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है 1,60,000। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है हम लोग को बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर 1,80,000 माइनस ओपनिंग इक्वल टू 1,60,000। ठीक है, तो माइनस ओपनिंग इक्वल टू हो जाएगा -20,000। ठीक है, तो -20,000, तो इसका मतलब हम लोग का, अगर पूछे चेंजेस इन इन्वेंट्री हम लोग कैसे लिखते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके लिखना पड़ता है। तो ओपनिंग कितना आ गया 20,000, क्लोजिंग कितना है पहले से गिवन है 1,60,000, तो नेगेटिव में कितना आ जाएगा 1,40,000, 1,00,000 हम लोग का, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक तो 1,80,000 है, मैंने गलत लिख दिया, तो ये हम लोग का हो जाएगा 1,60,000 नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमें चेंजेस इन इन्वेंट्री में दिखाना चाहिए। ठीक है, और एक नोट बनेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, जब हम लोग इसे बनाएंगे तो नोट नंबर जो है 21, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, तो देखो ये जो नीचे का इंफॉर्मेशन था ये दो जगह पे यूज हो गया, एक तो हम लोग परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड निकालने के लिए यूज कर लिए, एक चेंजेस इन इन्वेंट्री, और ये जो 4% डेटर का है तो एक उसको मैंने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये इनकम टैक्स का प्रोविजन, ये भी दो जगह पे जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, एक तो हम लोग का ये बैलेंस शीट में जाएगा जिसका नोट हम बना रहे हैं, और एक हम लोग पीएल पे जगह रख रखे हैं वहां पर लिख देंगे, दो बार हो जाएगा। डेप्रिशिएशन भी दो बार हो गया, एक तो हमारे उस प्रोविजन के अंदर इंक्लूडेड है जो पीपीई में चला गया, और एक हम लोगों ने डेप्रिशिएशन एमोर्टाइजेशन दिखा दिया, ये हमारे बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, ये भी हमारे बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है। अब जस्ट हमें एक एक करके लिख देना है, जो थोड़ा बहुत आधा अधूरा इंफॉर्मेशन है उसका जो है उसको भरपाई कर देना है यहाँ पर। हाँ, डेटर का प्रोविजन बना लेते, जगह दिख गया मुझे, ये देखो डेटर बोला है 4% ऑन डेटर, तो यहाँ पर हो जाएगा पीबीडीटी। ठीक है, पीबीडीटी हो जाएगा 4% ऑन डेटर, तो डेटर का 4% हम लोग को निकालना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 4%। 4% मतलब हो जाएगा 10,000, तो 10,000 का मतलब डेटर का वैल्यू बन जाता है 2,40,000। इसको कहाँ और दिखाना चाहिए, अदर एक्सपेंसेस में दिखाएंगे, तो अदर एक्सपेंसेस में ऑलरेडी 6,000 है, नया क्रिएट करने बोला है 10,000, तो पीएल में नेट करके कितना जाना चाहिए 4,000, हो गया दो जगह पे, ये भी हम लोगों ने कर दिया। अब इसका टोटल भी लगा लेते हैं, 20 और 52 मतलब 72,000 प्लस 48,000 प्लस 4,000, 1,24,000, 1,24,000 हो गया, इसका भी दो जगह पे यूज हो गया। अच्छा, अब ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बैलेंस शीट की जगह मैंने लिखा है, अभी तक अमाउंट नहीं पता, और एक पीएल में चला जाएगा, बाकी ये लास्ट वाला दोनों नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले नोट नंबर 1 पीपी का बना हुआ है, तो पीपी का हो जाएगा 5,70,000, नोट नंबर 1 पीपीई 5,70,000।
नोट नंबर 1 पीपी 5,70,000। फिर नोट नंबर 2 इन्वेंट्रीज 2,26,000। 2,26,000। फिर नोट नंबर 3 परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 5,80,000। तो जहां पर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है नोट नंबर 3 5,80,000 लिखना है। तो ये आ जाएगा हम लोग का यहाँ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 5,80,000। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा नोट नंबर 4 इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1,20,000। नोट नंबर 4 इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1,20,000। इसके बाद आ जाएगा हम लोग का अदर एक्सपेंसेस नोट नंबर 5 1,24,000। अदर एक्सपेंसेस नोट नंबर 5 1,24,000। फिर नेक्स्ट देखते हैं डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन बोल के 40,000। डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन बोल के 40,000 नोट नंबर 6। फिर नोट नंबर 7 देखते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 2,40,000। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नोट नंबर 7। नोट नंबर 7 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 2,40,000। इसके बाद अदर करेंट एसेट 4,000। नोट नंबर 8। नोट नंबर 8 अदर करेंट एसेट नोट नंबर 8 ये हम लोग का हो जाएगा 4,000। फिर फाइनेंस कॉस्ट नोट नंबर 9 56,000। फाइनेंस कॉस्ट नोट नंबर 9 56,000। फाइनेंस कॉस्ट नोट नंबर 9 56,000। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एडवांस टैक्स 1,20,000। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एडवांस टैक्स नोट नंबर 10 1,20,000। फिर 11 में ट्रेड रिसीवेबल 2,40,000। 11 में ट्रेड रिसीवेबल 2,40,000। फिर 12 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 13 नंबर 10 लाख रुपए। 10 लाख 14th नंबर नोट जाएगा 14th नंबर अदर करेंट लाइबिलिटी 42,000। अदर करेंट लाइबिलिटी अदर करेंट लाइबिलिटीज 42,000। उसके बाद नोट नंबर 15 शेयर कैपिटल 4 लाख। इसके बाद आ जाएगा रिजर्व सर्विस ये कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक नहीं लिख सकते 17th नंबर लिख देंगे ट्रेड पेबल। 17th नंबर ट्रेड पेबल। 17th नंबर ट्रेड पेबल 1,84,000। चेक करिए 1,84,000 ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 18 नंबर 4 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग 18 नंबर 4 लाख। इसके बाद है अदर इनकम 19 नंबर 24,000। 24,000। 19 के बाद
20 changes in inventory 1,60,000 नेगेटिव में 1,60,000 20 के बाद 21 शॉर्ट टर्म प्रोविजन अभी तक आंसर नहीं आया, ठीक है, तो इसका मतलब अब हम लोग एक एक करके ऐड ऑन कर सकते हैं। तो 10,40,000 प्लस 24 मतलब 10,64,000। अब ये देखते हैं कितना होगा। 5,80,000 माइनस 1,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 56 और ये हो गया 96 प्लस 1,20,000 7,60,000। टोटल इनकम ए, टोटल इनकम बी, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी माइनस हो जाएगा 10,64,000। देखते हैं कितना आता है। 3,04,000 पॉजिटिव ही आ रहा है, वो मैंने डेटा आगे पीछे लिखा है इस वजह से। प्रोविजन फॉर टैक्स बोला था एट द रेट ऑफ 30%, देखो दो जगह पे जाएगा, एक बार यहाँ और एक बार वहां जो बैलेंस शीट में लिख रखा है वहां पे। 91,200 1 लाख 2 लाख होगा, 1 लाख तो नहीं आएगा, ये शायद मैंने गलत माइनस कर दिया। 0 माइनस 91,200 2,12,800 2,12,800 ये आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये दोनों को हमें एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स में लिखेंगे, ठीक है, और रिजर्व सरप्लस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले को लिख लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स में लिखेंगे 91,200 91,200 और इसको कर देंगे क्लोज और नोट नंबर 21 पे ये चला जाएगा। नोट नंबर 21 में चला जाएगा 91,200 और रिजर्व सरप्लस का नोट को हमें करना पड़ेगा कंप्लीट। तो रिजर्व सरप्लस के नोट में हमें जो है करेंट ईयर का प्रॉफिट वो लिखना पड़ेगा। तो करेंट ईयर का प्रॉफिट आ गया 2,18,200। ये वाला 2,18,200 प्लस 80,000 प्लस 50,000। नहीं मैम, वो 2,12,200 था। हाँ हाँ 2,12,800। $60 3,40,800 3,40,800। Note number 16. Note number 16, 3,40,800. 3,40,800। शायद सारा चीज लिख ली है, देखते कितना प्लस फिर से बोले प्लस 184 91,200 और 42 14,60,000 सही है। इधर तो सही आ गया। अब देखते हैं बाकी माइनस 5,70,000 माइनस 2,00,000 माइनस 2,26,000 माइनस 2,44,000 माइनस 180। हाँ ठीक है।
तो 14,60,000 तो मैच हो गया। इसमें हमें दो तीन चीज नया सीखने को मिला। एक तो वो एडजस्टेड परचेज जो है उससे कैसे परचेज निकालेंगे और चेंजेस इन इन्वेंट्री को किस तरीके से डील करेंगे। ठीक है, अब ये 10th नंबर वाले में दिया हुआ है यहाँ पर 31 मार्च। इसमें हमें प्रिपेयर करने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फॉलोइंग लेजर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग। अच्छा, पीएल इन्होंने बना लिया है, मतलब इस क्वेश्चन में ना हम लोग को है, क्वेश्चन काफी बड़ा लेकिन मैक्सिमम डिस्क्लोजर आइटम है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च। बैलेंस शीट हमें बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है तो बड़ा है लेकिन जो है डेटा जो है मैक्सिमम डिस्क्लोजर वाला है, तो तुम लोग अगर एक बार ट्राई करके देखोगे तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। एक काम करते हैं, एक दो नोट बनवा देते हैं। ठीक है, पहले नोट बनवा रहे हैं क्योंकि आज तो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो एक नोट बना के रख देते हैं थोड़ा बहुत जो भी टाइम है। ठीक है, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो इसमें इसीलिए हम पहले नोट बना रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली तुम लोग एक पेज अपना रख दो जहां पर तुम लोग जो है फॉर्मेट के हिसाब से पहले वो बैलेंस शीट बना लोगे। ठीक है, तो नोट नंबर 1 देखते हैं किस चीज का इंफॉर्मेशन है, बोला इक्विटी शेयर कैपिटल का। ठीक है, तो नोट नंबर 1 हम लोग का किस चीज का बनेगा, शेयर कैपिटल। अच्छा हाँ, वो वाले क्वेश्चन में लेकिन एक तुम लोग को चीज लिखना था कि देयर इज ए कंटिंजेंट लाइबिलिटी अमाउंटिंग टू 1,60,000 फॉर बिल्स डिस्काउंटेड एंड विच विल नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट। वो लिखना जरूर जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि हम लोग उसको नहीं दिखाएंगे क्योंकि कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑलवेज फुट नोट में जाता है, तो वो नोट में लिख के दिखाना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट, ये जो बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड है, तो उसका लिखना पड़ेगा दिस इज ए कंटिंजेंट लाइबिलिटी, बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, सो सो जस्ट अपीयर एज ए फुटनोट इन बैलेंस शीट, ये लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल का है। ठीक है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल देखते हैं इस क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया हुआ है कि नहीं। नीचे देखते हैं, अगर कुछ नहीं है तो इसी को मानेंगे। 50,000 फुल्ली पेड, ये कंसिडरेशन अदर देन कैश बोला है, तो ऑथराइज्ड इसका मतलब नहीं है, तो इसी को ऑथराइज्ड मान लेंगे। ऑथराइज शेयर कैपिटल 80 लाख 50 रुपीज करके, तो 80 लाख डिवाइडेड बाय 50 रुपीज, 80 लाख डिवाइडेड बाय 50, तो नंबर ऑफ शेयर्स 1,60,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,60,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 50। जब इस क्वेश्चन में 50 दे दिया है तो इस बात का तुम लोग को ध्यान रखना चाहिए, 80 लाख। फिर यहाँ पर लिखेंगे इशू, सब्सक्राइब, पेड अप, कॉल्ड अप एंड पेड अप, पहले कॉल्ड अप फिर पेड अप, कॉल्ड अप एंड पेड अप, ये भी हो जाएगा 1,60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 50 ईच, 80 लाख। इसमें से अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश है, तो आउट ऑफ एवर 50,000 इक्विटी शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और यहाँ पर लिस्ट कर देंगे कॉल्सिन एरिया दिया हुआ है, एकदम स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं पढ़वाया, जस्ट लिख दिया। ये देखो कॉल्सिन एरिया 15,000, 15,000 लेस होने से इसमें रहेगा 79,85,000। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ था कि नीचे की अदर देन कैश वाला पॉइंट, ये देखो अदर देन कैश पहले वाले पॉइंट में मिला। कॉस्ट ऑफ द एसेट दिया हुआ है और उसके जस्ट बाद पीपीई है, तो पीपीई वाला भी कर लेते हैं रेडी। ठीक है, नोट नंबर 2 पीपीई, लैंड
बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर्स, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर। अब ये जो वैल्यू है ये कौन सा वैल्यू है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो नीचे देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन, कॉस्ट बता रखा है, मतलब जो जिस प्राइस पे खरीदा गया है 32, 30 और 16,50,000, तो ये ग्रॉस में जाएगा। लैंड का नहीं बताया, बिल्डिंग से बता रखा है 32 लाख, 30 लाख और 16,50,000। डिप्रिशिएशन जो अमाउंट होगा वो यहाँ लिखेंगे तो मुझे मिल जाएगा नेट अमाउंट, ठीक है। अच्छा, अब डिप्रिशिएशन वगैरह तो यहाँ नहीं है, देखना पड़ेगा कहाँ है। यहाँ पर लैंड का 25 लाख, 25 ही लाख रहेगा, ग्रॉस भी नेट भी, क्योंकि सिर्फ लैंड पे कभी डिप्रिशिएशन नहीं लगता है। हाँ, अगर एप्रिशिएशन हुआ तो हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था जो हम लोग के रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सिक्योरिटीज प्रीमियम और जनरल रिजर्व, तो इस पे जगह रख देते क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन हमें बाद में मिलेगी। नोट नंबर 3, रिजर्व एंड सरप्लस। तो सबसे पहले है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम में हम लोग का 15 लाख, तो यहाँ लिख देते हैं रुपीज और यहाँ भी लिख देते हैं रुपीज। तो यहाँ लिख दिया मैंने, आउटर में लिख दिया 15 लाख, अगर कोई एडजस्टमेंट हो तो ठीक है। अच्छा, और जनरल रिजर्व 9,41,000, तो जनरल रिजर्व को इनर कॉलम में लिखो। नॉर्मली इसका एडजस्टमेड होता है, एक्चुअली है इस क्वेश्चन में, मैंने पूरा तो भी नहीं पढ़ा है लेकिन मुझे इतना याद आ रहा है तो मैंने एक बार लिख दिया। पीएल 5,80,000, अदरवाइज तुम लोग इस पे भी नीचे नीचे लिख सकते हो। पीएल हो जाएगा 5,80,000, तो थोड़ा जगह छोड़ के लिखेंगे, कोई एडजस्टमेंट अगर हुआ तो 5,80,000। अब ये अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, अब यहाँ देखते हैं ये ट्रेड रिसीव बैलेंस, ये सब दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन। अच्छा, ये भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये सब बिल्स रिसीवेबल, ट्रांसफर। ये देखो, ट्रांसफर ऑफ 35,000 टू जनरल रिजर्व, क्योंकि ये पॉइंट लिखवा दिया तो हम लिख देते हैं। प्रोपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, करेंट ईयर के प्रॉफिट से 35,000 जनरल रिजर्व में जाएगा, तो जनरल रिजर्व में ऐड हो जाएगा ट्रांसफर फ्रॉम करेंट ईयर पीएल, ठीक है। कितना ट्रांसफर हो जाएगा, 35,000, तो ये ऐड होके हम लोग का आ जाएगा 9,76,000। तो ये जो पीएल है ये तो हम लोग का इसमें से ट्रांसफर होगा 35,000, तो लेस कर देंगे हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्योंकि यही करेंट ईयर का है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का बना हुआ है पीएल, बोला है पीएल बनने के बाद का ट्रायल बैलेंस, ऐसे बोल रखा था क्वेश्चन। तो यहाँ से 35,000 लेस होने से हो जाएगा 5,45,000, ठीक है। तो ये भी हम लोग का रिजर्व सरप्लस रेडी हो गया। 15 लाख प्लस 9,76,000 प्लस 5,45,000, तो ये हम लोग का बन जाता है 30,21,000, ठीक है। 30,21,000 ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और क्योंकि डिप्रिशिएशन बना लिया है तो एक बार ढूंढ के देख लेते हैं, डिप्रिशिएशन का अगर कुछ मिल जाता है तो लिख देते हैं, ठीक है। पूरा नहीं पड़ा, ये देखो यहाँ पर चलो यहीं से देखते हैं। जनरल रिजर्व ये सब, ये नहीं, यहाँ तो कोई मुझे डिप्रिशिएशन नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये वैल्यू को लेस करने से ही तो पता चलेगा शायद, देखते हैं। जो नेट अमाउंट है वो दे रखा है 32 लाख, 32 लाख का 32 लाख 30 और 16,50,000। अच्छा, तो ये बन चुका है 30 लाख। बिल्डिंग हो चुका है 30 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी 30, और फिक्सचर एंड फर्नीचर ये तो कॉस्ट ही दे रखा है। तो डिप्रिशिएशन, तो इसके ऊपर का वैल्यू देखते हैं, ये शायद नेट दिया हुआ होगा। बिल्डिंग 30, प्लांट एंड मशीनरी 24, बिल्डिंग 30, प्लांट एंड मशीनरी 24 लाख। हाँ, तो ट्रायल बैलेंस में डिप्रिशिएशन लेस करके दिया हुआ है क्योंकि कम वैल्यू दिख रहा है। फर्नीचर फिक्सचर 13 लाख, ठीक है। तो फिर डिप्रिशिएशन कैसे निकालेंगे, 32 लाख का चीज 30 लाख हो गया मतलब 2 लाख, 30 लाख का चीज 24 लाख हो गया मतलब 6 लाख, और 16,50,000 का चीज 13 लाख हो गया मतलब 3,50,000, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे तो एसेट का वैल्यू आ जाएगा 25, 30, 24, 13, 25, 30, 24 और 13, तो ये हो गया हम लोग का 92 लाख।
ये हम लोग का 92 लाख हो गया, ये हम लोग का फर्नीचर फिक्सचर में चला जाएगा। और डिप्रिशिएशन का अमाउंट जो है डिप्रिशिएशन एमोर्टाइजेशन में जाएगा, बट उसका हमें अलग से रेडी करना पड़ेगा। तो देखो 3 नोट लेकिन हम लोगों ने बना लिया, ठीक है, रिजर्व सरप्लस तक 3 नोट बन गया। और बाकी जो है तुम लोग खुद भी थोड़ा बहुत ट्राई करो, नहीं तो पूरा चीज ही भूल जाओगे, क्योंकि यही लास्ट क्वेश्चन रहा हम लोग का। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और इसमें एक डिविडेंड का पॉइंट और एक दो कुछ और पॉइंट है, वो करने से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Bye, ma'am. बाय।